करता हूँ, ठीक है। सो दिस इज अ रीडिंग कॉम्प्रहेंशन सेशन। इन सेशंस में हम 100 to 200 आरसी डिस्कस करने वाले हैं ऑफ वेरिंग डिफिकल्टी। मतलब हम ऐसे आरसी से स्टार्ट कर रहे हैं जो आपका बेस बनाए, जिससे आपको समझ में आए लगे, एंड देन हम मेंस लेवल आरसी तक जाएंगे, ठीक है। वन सेकेंड थिंग इज कि जब हम आरसी स्टार्ट करेंगे तो आपका टाइम बहुत लगेगा, बट विल मेक श्योर कि आपकी एक्यूरेसी कभी भी सफ़र ना करे, ठीक है। और आपका टाइम धीरे धीरे कम होते जाएगा। In 15 days your time will reduce to 20 to 30 minutes, and in 20 to 30 minutes you will do one RC completely correct, ठीक है। Then in the next 15 days that time will come down to 10 minutes. In the next 15 days that time will come down to 5 minutes, and in the next another 15 days that time will come down to 3 to 4 minutes, which is I think is good, ठीक है। So this like 100 RC क्लासेस में समझ सकते हो कुछ 3 महीने का कोर्स होने वाला है। 3 महीने के कोर्स के बाद में आरसी में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। आरसी का मैं बोल रहा हूँ, उसके साथ साथ काफ़ी और सेक्शंस है वर्बल के, इंग्लिश के, जिनमें आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, ठीक है। नाउ थोड़ा अपने बारे में, उससे पहले अगर आपने हमारे टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं कर रखा है, डू ज्वाइन, फ्री है, ज्वाइन कर लो, हमारी हेल्प मिल जाएगी। जस्ट सर्च एड लॉजिक ऑन टेलीग्राम, लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। थोड़ा मेरे बारे में, मेरा नाम आशुतोष मिश्रा है, मैंने काफ़ी कुछ कर रखा है एजुकेशन की फील्ड में। 10,000 स्टूडेंट्स को मैंने ट्रेन किया है, मेंटर किया है। उसके बाद में मुझे अराउंड 5 साल का एक्सपीरियंस है टीचिंग की फील्ड में, मतलब एजुकेशन की फील्ड में, नॉट एग्जैक्टली टीचिंग। उसमें से 3+ साल का एक्सपीरियंस है मुझे जीमैट एग्जाम के लिए, जो मतलब दुनिया का एक ऐसा एग्जाम है जो काफ़ी डिफिकल्ट एग्जाम माना जाता है, एमबीए कॉलेज के होता है, कैट से भी डिफिकल्ट है। और बाकी के जो 1.5 या 2 ईयर्स का है वो मेरे पास है कैट और बैंक के एग्जाम्स में, ठीक है। मैंने SBI IPS PO भी क्रैक कर रखा है। सो दिस इज अबाउट मी, आई होप दिस गिव्स यू सम कॉन्फिडेंस कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। एंड नाउ लेट्स गो टू रीडिंग कॉम्प्रहेंशंस, और हम खोलते हैं रीडिंग कॉम्प्रहेंशन जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। मुझे जानना है कि तुम कौन हो, एंड आई कैन ऑल्सो कनेक्ट विथ यू, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि आरसी का स्ट्रक्चर कैसे समझना होता है। तो लास्ट क्लास के अगर आपको नोट्स देखने ना, तो ये बताया था कि आरसी के स्ट्रक्चर और आरसी को प्रिडिक्ट कैसे करना होता है नेक्स्ट पैराग्राफ में, ठीक है। आज मैं थोड़ा सा आगे चलने वाला हूँ, आज मैं उससे थोड़ा सा आपको एडवांस लेवल की चीज़ें पढ़ाने वाला हूँ। इसमें क्या होगा, उसमें बेसिकली ऐसी यही चीज़ें आएंगी। मैंने बताया था आपको प्रिडिक्शन ऑफ नेक्स्ट पैराग्राफ। आज मैं सिखाने वाला हूँ कि जब आप आरसी पढ़ रहे हो ना, तो कभी कभी होगा जैसे कि आप कुछ कुछ लाइन्स को समझ नहीं पाओ, ठीक है। और वो बहुत मतलब बहुत फ्रिक्वेंटली होगा, क्योंकि मेंस के पैसेज में तो बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि वो ऐसे पैसेजेस ऐसे ऐसे जगह से आएंगे ना जिसके बारे में आपको नॉलेज नहीं हो। तो तब कैसे डील करना है, तब डील करने के लिए ना आपकी लाइफ आपके काम में आने वाली है, ठीक है। आपने जो अब तक पढ़ रखा होगा, आप जो भी चीज पढ़ते होगे, आप जो भी काम करते होगे, वो सब आपके बहुत काम आने वाला है, ठीक है। मैं तुम्हारी एक्यूरेसी 60-70% जा रही है ना। एक काम करते हैं, टेलीग्राम पे अपने आरसी शेयर करना, जो भी ऐसे तुम सॉल्व कर रहे हो, एंड हम साथ में सॉल्व करेंगे। आई वांट टू अंडरस्टैंड कि तुम्हारी थॉट प्रोसेस क्या है, क्या तुम उस थॉट प्रोसेस सोच पा रहे हो जो मैं चाहता हूँ। अगर हाँ, तो 60-70% एक इशू है अभी मेरे लिए, अगर नहीं तो मैं वो करेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो आते हैं इस आरसी पे। इस आरसी में मैं क्या करूंगा, मैं आपको सिखाऊंगा कि मेरी तरह से सोचना कैसे है, क्योंकि जब मैं पूरा पूरा एक पैराग्राफ पढ़ता हूँ ना, तो मेरी थॉट्स पूरी मतलब सॉलिड हो जाती हैं उस पैराग्राफ के बारे में। तो आप उतनी सॉलिड थॉट्स कैसे लाओ, ठीक है। दिस इज वन प्रॉब्लम आई थिंक अब तुम इस लेवल फेस कर रहे होगे, बट वो बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, वो हम सॉल्व कर देंगे, ठीक है। चेक किया है। चलो अब मैं ना इस आरसी को पढ़ता हूँ। इसमें ज़्यादा कुछ कॉन्सेप्ट्स नहीं है, इसमें समझने की बहुत ज़्यादा चीज़ें कि आप सेंटेंसेस कैसे समझो, जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आता है ना, तो उसे कैसे समझो, ठीक है। तो फिर से जो मैंने कल सिखाया था, आरसी का स्ट्रक्चर ध्यान होना चाहिए और प्रिडिक्शन, ठीक है। आरसी का स्ट्रक्चर और प्रिडिक्शन, ये बहुत जरूरी चीजें हैं। नाउ प्रिडिक्शन में हम लोग कल किया था नेक्स्ट पैराग्राफ के लिए, कि नेक्स्ट पैराग्राफ क्या होने वाला। अब हम प्रिडिक्शन करेंगे सेंटेंसेस के लिए, कि सेंटेंस की मीनिंग को कैसे अच्छे से समझे।
तो आप देखोगे प्रेडिक्शन की स्किल्स ना, स्किल काफी ज्यादा यूज होगी आपके आरसी में। ठीक है, अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इन सम वेज वी ऑलरेडी डू, कुछ मतलब निकला इसका? नहीं निकला। इन सम वेज हम कुछ, मतलब कुछ तरीके में हम कुछ करते हैं, क्या करते हैं नहीं पता मेरे को। ठीक है, तो हम इससे अपनी लाइफ में कुछ रिलेट नहीं कर सकते। आगे पढ़ते हैं। एवरी टाइम वी स्पेंड आवर कैश वी आर मेकिंग एन एक्टिव चॉइस अबाउट द कंपनीज वी सपोर्ट एंड द प्रैक्टिसेस वी इंडोर्स। इंडोर्स एक अच्छा वर्ड है, तभी बोल्ड किया गया है। बताओ मुझे इंडोर्स की मीनिंग क्या है, तब तक मैं बता दूं इसका मीनिंग क्या है इस सेंटेंस का। एवरी टाइम वी स्पेंड आवर कैश, जब भी हम अपना कैश स्पेंड करते हैं, मतलब रुपए खर्च करते हैं, वी आर मेकिंग एन एक्टिव चॉइस, हम एक एक्टिव चॉइस बनाते हैं। तो मतलब हम एक्टिवली चूज करते हैं, कुछ तो चूज करते हैं। क्या चूज करते हैं उसके बारे में आगे दिया जाएगा। क्या चूज करते हैं? अबाउट द कंपनीज बी सपोर्ट, जब भी हम कुछ पैसे खर्च करते हैं ना, तो हम एक चॉइस बनाते हैं ऐसी कंपनियों के बारे में जिन्हें हम सपोर्ट करते हैं। ठीक है, और हम ऐसी कंपनी के बारे में इस चॉइस बनाते हैं जिन्हें हम इंडोर्स करते हैं। जैसे कि अभी तुम्हारा रियल लाइफ चीजें ना आएगा, जो इस सेंटेंस की मीनिंग को और एनहेंस कर देगा तुम्हारे माइंड में। तुम अगर मॉल जाते होगे, ठीक है, तुम मॉल जाओगे तो तुम जीन्स तुम किस ब्रांड का लेने वाले हो? मैं जाऊंगा तो मैं प्रॉब्ली ऐसे ब्रांड का जीन्स दूंगा जो मुझे पता है इसकी लाइफ टाइम ठीक ठाक होने वाली है, करेक्ट। या फिर लेट्स से कि मॉल गया तो मैं बिस्किट किस ब्रांड का लेने वाला हूँ। मैं कुछ खाना चाह रहा हूँ ना, लेट्स से कि मैं नमकीन खाने का मेरा मन है, तो मैं किस ब्रांड का खाना चाहूंगा? अभी क्या कहते हैं, अभी दिवाली थी, पता है सबको कि मिठाइयों में काफी कुछ मिलावट होके आती है, एडल्ट्रेट होके आती है, इम्प्योर होती है। तब मैं किस ब्रांड की मिठाई चाहता हूँ? लोग हल्दीराम की सोन पापड़ी इतना क्यों खाते हैं? जब वो लोग किसी चीज पे स्पेंड करते हैं रुपए, तो वो लोग एक एक्टिव चॉइस बनाते हैं। किस बारे में? अबाउट द कंपनीज दे सपोर्ट एंड द प्रैक्टिसेस दे एंडोर्स, मतलब ऐसी कंपनी जिन्हें वो सपोर्ट करते हैं और ऐसी प्रैक्टिस जिनके बारे में वो इंडोर्स करते हैं। अब आपको इंडोर्स मतलब समझ में आया लगा होगा। इंडोर्स मतलब जिसको हम सपोर्ट करते हैं काफी अच्छे से। ठीक, तो इस तरह से ना अपने रियल लाइफ को जोड़ के ना आप एक सेंटेंस को काफी अच्छे से समझ सकते हो। ठीक है, अभी मुझे बताओ, इस सेंटेंस जो मैंने अभी किया, रियल लाइफ को जोड़ा तुम्हारे पैराग्राफ में, वो सही समझ में आया? वो तुम खुद से करने के, तुम खुद से, तुम्हें लगता है कि तुम खुद से कर सकते हो? कूल कूल कूल। आगे बढ़ते हैं। अभी ये सेंटेंस है, टुडे व्हेन कॉर्पोरेशंस कैन बी मोर इन्फ्लुएंशियल देन एंटायर स्टेट्स वेयर यू पुट आवर पाउंड्स इज वेयर द पावर लाइज। इस सेंटेंस को 1 मिनट दो, 1 मिनट नहीं दो, मतलब 30 सेकंड्स दो, अपनी लाइफ से रिलेट करो कि तुम्हारी लाइफ में ये सेंटेंस कहाँ पे तुमने, मतलब कहाँ पे ये यूज हुआ अभी तक। 30 सेकंड्स के बाद में मैं आई विल स्टार्ट माई एक्सप्लेनेशन कि मुझे क्या लगता है कैसे मेरी लाइफ में ये यूज हुआ है। ठीक है, सो लेट मी स्टार्ट। टुडे व्हेन कॉर्पोरेशंस कैन बी मोर पावरफुल देन एंटायर स्टेट्स, आज के जमाने में जब कॉर्पोरेशंस ज्यादा इन्फ्लुएंस कर सकती है एंटायर स्टेट्स, स्टेट्स मतलब होता है गवर्नमेंट। ठीक है, वेयर यू पुट अवर पाउंड्स इज वेयर द पावर लाइज, जहां भी हम अपने पैसे खर्च करते हैं, पुट अवर पाउंड इज वेयर द पावर लाइज। अगर मैं रियल लाइफ से रिलेट करूं तो जहां पे हमारे रुपए जाएंगे ना, वहां पे पावर जाएगी। बहुत सिंपल सा फैक्ट है। रतन टाटा, ठीक है, स्टार्ट टाटा किसने करूँ, किसने स्टार्ट किया? जमशेदजी टाटा 1896 के टाइम पे, 1800 कुछ ईयर में। लेकिन सिंस उसके पास इतना रुपया जाता गया, नाउ टाटा ऑलमोस्ट सारे के सारे डिपार्टमेंट में है। रिलायंस भी सारे डिपार्टमेंट में है और उन्हें हम रुपया देते हैं। और तुम देखो तो रिलायंस इस टाइम पे ना इंडिया की सबसे पावरफुल कंपनी है, सबसे ज्यादा उसका मार्केट कैप है, मार्केट कैपिटलाइजेशन है। तो समझ सकते हो कि रिलायंस का इतनी रिच कंपनी है कि एसबीआई, गवर्नमेंट बैंक्स, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन उसके आगे कुछ नहीं लगती हैं। ठीक है, और वो इतनी रिच क्यों है? क्योंकि हमने उसे पावर दे दी, हमने उसे रुपए दे दिया है। तो दिस इज हाउ मैं अपनी रियल लाइफ से कनेक्ट करता हूँ सेंटेंसेस को। उससे क्या होता है कि मेरी अंडरस्टैंडिंग काफी इंप्रूव हो जाती है। ठीक, अब मैं ना करूँ, अब तुम्हारा ये रोल है कि जब भी तुम आरसी पढ़ो, जब भी तुम एनालिसिस कर रहे हो बेसिकली आर्टिकल की, ठीक, तो तुम ऐसे ही करोगे। किसी भी सेंटेंस को पढ़ने के बाद में यू आर गोना रिलेट इट टू योर रियल लाइफ एंड फाइंड एन एग्जांपल कि मेरी रियल लाइफ में हाँ ये इस तरह से रोल प्ले करता है। अगर वो तुम्हें पता चल गया तुम्हें जल्दी ही 30 सेकंड के अंदर, तो तुम समझो कि तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग ना बहुत 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 इंप्रूव हो जाएगी आरसी पढ़ने की। ठीक, अब मैं पूरा आरसी पढ़ता हूँ
पूरा एक पैराग्राफ पढ़ता हूँ, देन आई विल राइट कि मेरा क्या स्ट्रक्चर मैंने समझा है पहले पैराग्राफ से और क्या प्रेडिक्शन होने वाली है मेरी। ठीक है, इतने में मैंने ये समझा कि जब हम रुपए स्पेंड करते हैं तो हम चूज करते हैं कि कैसी कंपनी को सपोर्ट कर रहे हैं और किन प्रैक्टिस को इंडोर्स कर रहे हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, जहां भी रुपया जाएगा वहां पावर जाएगी। थर्ड चीज, द प्रॉब्लम इज सो इट इज डिफिकल्ट टू कॉन्फिडेंटली मेक एन इन्फॉर्म चॉइस। प्रॉब्लम क्या है कि प्रॉब्लम यही तो डिफिकल्ट है कि हम एक इन्फॉर्म चॉइस ही बना पाते हैं, हम ये नहीं डिसाइड कर पाते कि किस कंपनी के पास रुपया जाना चाहिए क्योंकि पावरफुल हो जाएगी। सॉरी। सो इतना पैराग्राफ 1 था, यहाँ पे ब्रेक नहीं है, बट ये पैराग्राफ 1 था। तो अगर मैं पैराग्राफ 1 का सिर्फ कीवर्ड लिखना चाहूँ ना, तो पैराग्राफ 1 का पहला कीवर्ड होगा मनी। मनी जहां पे आता है वहां पे पावर आती है। सो पावर इज विद द मनी। ठीक है। सेकंड, जब तुम परचेज करते हो तो तुम एक्टिव चॉइस बनाते हो। परचेजिंग इज रिलेटिंग टू एक्टिव चॉइस फॉर द कंपनी। ठीक है। थर्ड इसने एंड किस पे किया है? इसने एंड किया है कि तभी डिफिकल्ट होता है कि हम एक इन्फॉर्म चॉइस नहीं बना पाते। अब इसने एंड किस चीज पे किया है कि डिफिकल्ट होता है इन्फॉर्म चॉइस नहीं बना पाते, यहाँ पे एंड हो गया। क्या लगता है कि क्या होगा नेक्स्ट पैराग्राफ में? नेक्स्ट पैराग्राफ में बताएगा, अभी मैं बात कर रहा हूँ प्रेडिक्शन की, नेक्स्ट पैराग्राफ में हमें बताया जाएगा कि क्यों डिफिकल्ट है। इट इज डिफिकल्ट है, बट क्यों है थोड़ा और एक्सप्लेन करेंगे ये लोग। ठीक है, व्हाई इट इज डिफिकल्ट, व्हाई इट इज डिफिकल्ट टू मेक एन इन्फॉर्म चॉइस, एक ही चीज बताएंगे। सेकेंड, हमें कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए जाएंगे कि हाँ इस तरह से डिफिकल्ट नहीं, तो हम कन्विंस कैसे होंगे? ठीक है, हमें बोल गया डिफिकल्ट है, बट हम क्यों माने डिफिकल्ट है? हमें तुम एग्जाम्पल्स दो, मैं समझाओ डिफिकल्ट है तो हम मानेंगे हाँ डिफिकल्ट है। ठीक, तो ये हमारा प्रेडिक्शन था, ये हमने सीखा पहले पैराग्राफ से। ठीक है, अब आज मेरा टारगेट है 2 आरसी करने का, और सेकंड आरसी हम बहुत तेज करेंगे, इसमें हम लोग स्ट्रक्चर लिखना बहुत जल्दी सीखेंगे। ठीक है, नाउ लेट्स गो टू द सेकंड पैराग्राफ। कंसीडर दिस, द रिटेल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इज द सेकंड मोस्ट पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री इन द ऑन द अर्थ। जो रिटेल मैन्युफैक्चरिंग करती है, रिटेल मतलब क्या होता है? रिटेल मतलब ऐसी इंडस्ट्री जो हम लोगों के लिए मैन्युफैक्चरिंग करती है। ठीक है, वो सेकंड मोस्ट पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री है अर्थ पे, सेकंड ओनली टू ऑयल। पहली है ऑयल जो पॉल्यूट करती है, सेकंड है रिटेल मैन्युफैक्चरिंग। अकॉर्डिंग टू एनी लियोनार्ड कोई एक्सपर्ट होंगे जो कि ओवर कंजम्पशन में एक्सपर्ट है, उन्होंने बोला है कि ओनली 1% ऑफ मटेरियल यूज टू प्रोड्यूस और कंज्यूमर गुड्स आर स्टिल इन यूज 6 months आफ्टर सेल। उन्होंने बोला कि जो हमारे क्या कहते कंजम्पशन के लिए गुड्स यूज होते हैं ना, उनमें से सिर्फ 1% ही यूज हो रहा होता है 6 महीने के बाद। आप सोचो कितनी बुरी बात है, अगर 100 कंज्यूमर गुड्स यूज लिए हमने आज टुडे, तो आफ्टर 6 months सिर्फ एक गुड्स यूज हो रहा होगा, बाकी के 99 पॉल्यूशन बना रहे होंगे। ठीक है, तो ये बोला है एन.ए. लियोनार्ड ने, जो कि एक ओवर कंजम्पशन की एक्सपर्ट है। तो उन्होंने बोला इस तरह से ये पॉल्यूशन भी करता है। अपनी रियल लाइफ से रिलेट करना सीख जाओ कि 99 क्या करेंगे फिर, तो तुम्हारे दिमाग में एक अपना ओपिनियन बनता रहेगा। समवेयर द वैल्यू ऑफ क्राफ्टमैनशिप एंड द प्रोवेनेंस हैज बीन लॉस्ट। उन्होंने बोला कि कहीं ना कहीं जो क्राफ्टमैनशिप होती है, क्राफ्टमैनशिप मतलब कलाकारी जैसे बोलते हैं, क्राफ्टमैनशिप ये खो गई है। फिर बोला है प्राइस एंड स्पीड एट ट्रम्पिंग वैल्यू, जो प्राइस और स्पीड होते हैं ना, मतलब रुपए कितना होना चाहिए और उसकी कितनी जल्दी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो ट्रम्प कर रहे हैं वैल्यू को। अब जो मैंने ये रेड अंडरलाइन की है, दीज आर गुड वर्ड्स। ट्रम्पिंग मतलब क्या होता है बताओ मुझे, कमेंट करो। ट्रम्पिंग का मीनिंग मैं बता रहा हूँ। ट्रम्पिंग मतलब होता है सरपास करना, मतलब जो प्राइस और स्पीड होते हैं ना, वो वैल्यू मतलब कितना अच्छा है, इस अच्छी चीज को ना सरपास कर, इससे आगे निकल गए हैं कि प्राइस कम रखो, स्पीड इतनी ज्यादा रखो, फर्क नहीं पड़ता क्वालिटी के बारे में। तो ये अब ये सरपास कर गए हैं वैल्यू को, वैल्यू मायने नहीं रखता प्राइस और स्पीड के आगे। ठीक है, हाउ एवर द टाइड इज टर्निंग इज ईडियम है, इसका मतलब होता है कि समय बदल रहा है बेसिकली। ठीक है, अब लेकिन अब समय बदल रहा है। इंक्रीजिंग अवेयरनेस अराउंड द इश्यूज हैज लेड टू अ राइज इन व्हाट इज नॉन एज कॉन्शियस कंजम्पशन। कॉन्शियस एक सिंपल सा वर्ड है, बट मैंने इसे इसलिए अंडरलाइन किया क्योंकि कॉन्शियस से बहुत सारे वर्ड आप सीख सकते हो।
कल मैंने आज मैंने सुबह सुबह एक वीडियो पोस्ट की थी, देख लेना, कॉन्साइंस, उसमें मैंने समझाया था कॉन्सेंसस। कॉन्सेंसस वर्ड होता है, एक रूट वर्ड से मिला होता है सेंस, ठीक है। सेंस का मतलब होता है जो चीज़ तुम समझ सको, सोच सको, फील कर सको, एग्री कर जाओ उस पर, वही वही सेम रूट वर्ड होता है कॉन्सेंस, कॉन्सियस। कॉन्सियस मतलब जो चीज़ तुम समझ सको, तो कॉन्सियस मतलब कि समझदारी वाली चीज़, ठीक है। उसी तरह से और भी चीज़ होते हैं, सेंटिएंट, ठीक है। सेंस, सेंस मतलब कुछ समझना, ठीक है। सेंटिएंट, सेंटिएंट मतलब ऐसे लोग समझ सकते हैं, सेंटिएंट हम लोग होते हैं जीव जंतु, ठीक है। तो प्रीसिएंट, प्रीसिएंट मतलब होता है जो कि पहले प्रेजेंट हो, ओमनीसिएंट जो कि हैज प्रेजेंट हो, तो ऐसे कुछ वर्ड होते हैं। रूट वर्ड एक अच्छी टेक्निक है याद करने की। तो मेरा पर्पज़ ये है कि मैं आज से तो पढ़ा ही पढ़ाऊँ, अगर कुछ मीनिंग और आपको याद करा दूँ, ठीक है। तो अब क्या है, समय बदल रहा है, अभी अवेयरनेस हो रही है किन इशू के रिगार्डिंग, कॉन्शियस कंजम्पशन के रिगार्डिंग, कि मतलब अब लोग ना समझदारी से कंज्यूम कर रहे हैं। मतलब समझदारी से कंज्यूम करेंगे तो क्या होगा, ओवर कंजम्पशन कम होगा। ओवर कंजम्पशन की बात कहाँ की गई, यहाँ पे। कम होने की वजह से क्या होगा, पॉल्यूशन कम होगा, ठीक, क्योंकि पॉल्यूशन की बात की गई थी ऊपर। तो मैं सारी चीज़ों को रिलेट कर रहा हूँ और आप भी ऐसे ओपिनियन बनाना स्टार्ट करो। और ओवर कॉन्शियस कंजम्पशन क्या है, एक मूवमेंट है पीपल का हु सीक आउट वेज टू मेक पॉजिटिव डिसीजंस अबाउट व्हाट टू बाय एंड लुक फॉर अ सॉल्यूशन टू नेगेटिव इम्पैक्ट कंज्यूमरिज्म इज हैविंग ऑन आवर वर्ल्ड। तो कॉन्शियस कंजम्पशन क्या है, एक मूवमेंट है लोगों का जिसमें वो ट्राई कर रहे हैं, ठीक है, कि पॉजिटिव डिसीजंस कैसे ले पाए, कि हम क्या खरीदें और क्या ना खरीदें। जिससे कि जो कंज्यूमरिज्म है ना, कंज्यूमरिज्म मतलब जो हम लोग खरीद रहे हैं, जिससे कि उसका नेगेटिव इम्पैक्ट कम हो जाए, ठीक। अभी सेकंड पैराग्राफ में किस चीज़ की बात की गई है वो नोट डाउन करते हैं। सेकंड पैराग्राफ काफ़ी अच्छा था मेरे पॉइंट से, बट अगर मुझे पैराग्राफ ना देखना हो, तब लिखना हो, तब तब देखते हैं कैसे लिखते हैं। पहले पैराग्राफ में बात की गई थी कि पावर कहाँ पर आई करते हैं, मनी है। परचेजिंग मतलब एक्टिव चॉइस, लेकिन जब हम परचेज करके एक्टिव चॉइस कर रहे हैं तो डिफिकल्ट होता है, क्योंकि हमें ये डिसाइड भी करना पड़ेगा कि सही जगह जा रहा है रुपये हमारे, क्यों नहीं जा रहा, क्योंकि अगर गलत जगह चला गया तो वो गलत तरीके से यूज हो सकता है। फिर बोला गया है कि पॉल्यूशन के बारे में, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बहुत पॉल्यूट करती है, ठीक है। पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री के बारे में, पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री के एग्जाम्पल भी दिया गया है, ये ओनली 1%, ठीक है, ऑयल के मुकाबले सेकेंड है सिर्फ। देन बोला गया है कि प्राइस और स्पीड आर ट्रम्पिंग वॉल्यूम, क्योंकि अब क्या हो गया, स्पीड इतनी ज़्यादा हो गई क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो गए हैं, इस वजह से पॉल्यूशन बढ़ रहा है, ठीक है। लेकिन फिर क्या है, टाइड इज टर्निंग, मतलब समय बदल रहा है, टाइम इज चेंजिंग, ठीक है, टाइड इज टर्निंग। फिर उससे क्या हो रहा है कि अवेयरनेस बढ़ रही है किस चीज़ के बारे में, कंज्यूमरिज्म के बारे में, कॉन्शियस कंजम्पशन आ रहा है। देन कॉन्शियस कंजम्पशन, कॉन्शियस कंजम्पशन से क्या हो रहा है कि लोग अब अवेयर हो रहे हैं कि उन्हें क्या खरीदना चाहिए और क्या नहीं खरीदना चाहिए, और नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ कंज्यूमरिज्म, ठीक है। अभी तुम देखो, इतना बड़े पैराग्राफ को मैंने 4 पॉइंट में लिख लिया, अब हम सबको समझते हैं ये मैन्युफैक्चरिंग पॉल्यूट करती है, लेकिन अब टाइम बदल रहा है। टाइम बदलने से क्या होगा, लोग अब कॉन्शियसली सोच रहे हैं कि कंजम्पशन किस तरह से अफेक्ट करता है, और ट्राई कर रहे हैं कम करने का, ट्राई कर रहे हैं कम करने का, ठीक है, ट्राई कर रहे हैं कम करने का। ये ऑथर बोल दिया उसने सेकंड पैराग्राफ में, लेकिन हम कैसे माने, अगेन प्रेडिक्ट, हम कैसे मानेंगे जब हमें कुछ एग्जाम्पल्स देंगे, ठीक है। तो अब क्या आने वाले हैं, एग्जाम्पल्स आने वाले हैं। अगेन एक बहुत अच्छा सा बड़ा सा पैरा है, तुम भी मेरे साथ पढ़ो, हो सके तो मुझे म्यूट कर लो, तुम बाद में सुन लेना, या फिर एक काम करो, 1 मिनट में तुम्हें देता हूँ और ये पैराग्राफ पढ़ो और अपने अपने ओपिनियन बनाओ, ओपिनियन बना के कमेंट भी करना, देन आई विल स्टार्ट। ठीक है, यू कमेंट कि तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग क्या रही, आई विल स्टार्ट माय थिंग। सो पैसेज का, इस पैराग्राफ को अंडरस्टैंड करना स्टार्ट करते हैं। अब मैं थोड़ा थोड़ा और जल्दी करने के ट्राई करूंगा, ठीक। दिस इज अ ग्रोइंग ट्राइब। ग्रोइंग ट्राइब मतलब, ये ट्राइब क्या होता है, ट्राइब होता है जनजाति, ठीक है। जब जनजाति के समूह बोलते हैं उसको बोलते हैं ट्राइब, इसलिए शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल मतलब पिछड़ी जनजाति,
शेड्यूल ट्राइब का मतलब पिछड़े जनजाति नहीं होता, ट्राइब मतलब होता है जनजाति, शेड्यूल मतलब होता है पिछड़े जनजाति, ठीक है। तो दिस इज अ ग्रोइंग ट्राइब, ये ग्रोइंग ट्राइब है। लेकिन क्या जनजाति के बारे में बात करेंगे, ऐसी जनजाति के बारे में बात करेंगे जो कि अब कॉन्शियस हो रहे हैं कंजम्पशन के लिए। ध्यान रखना, आपको क्वेश्चन करना होता है अपने आप से। A third of UK consumers claim to be very concerned about issues regarding origin of product. A third of UK consumers, जो UK के consumers हैं उनका 33% समझो, वो क्लेम करते हैं कि अब वो बहुत कंसर्न है कि प्रोडक्ट उनके कहाँ से ऑरिजिन हो रहे हैं, ठीक है। मतलब जो 33% लोग हैं वो बहुत सोच समझ के चीज़ें बाई कर रहे हैं, ये सोच समझ के कर रहे हैं, हाँ यार ये सही जगह से आ रही कि नहीं आ रही, और इसे रियल लाइफ में कैसे यूज़ करेंगे। ऐसे कि अब तुम देख रहे होगे ना कि ऐसे ऐसे फूड चेन आ रही हैं जो कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स पे बहुत फोकस कर रही हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक चीज़ें आ रही हैं। मामा अर्थ एक ब्रांड है जो कोविड में ही डेवलप हुआ है। मामा अर्थ क्या करता है कि उनका बेसिक है कि ये हमारी ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो ऐसी चीज़ों से बनी है जो आपके घर में यूज़ होती हैं, तो वो आपके लिए हार्मफुल नहीं है। वो ब्रांड बहुत अच्छा कर गया है। तो ये एक ना आपको रियल लाइफ में भी दिखने लगेगा चेंजेस। दिस इज हाउ यू कनेक्ट रियल लाइफ। नाउ अ थर्ड, मतलब 33% लोग क्लेम कर रहे हैं, लेकिन क्लेम तो कर दिया, एग्जाम्पल्स का है, ठीक है। दिस इज हाउ यू प्रिडिक्ट। अब क्या आने वाला है, अगले सेंटेंस का एग्जाम्पल्स आने वाले। एग्जाम्पल्स क्या होगा कि एक स्टडी है जो YouGov और ग्लोबल पॉवर्टी प्रोजेक्ट ने किया, उसने रिवील किया कि 74% ऑफ पीपल सर्वेड वुड पे एन एक्स्ट्रा 5% फॉर देयर क्लोथ्स if there was a guarantee that workers were being paid fairly and working in safe conditions। उसका एग्जाम्पल ये रहा कि जितने लोग सर्वे किए गए थे किए गए थे उनमें से 74% लोगों ने बोला है कि वो 5% एक्स्ट्रा पे कर देंगे अगर उन्हें ये गारंटी मिले कि जो वर्कर्स ने डिज़ाइन किया ना कपड़े, उन्हें सही तरह से पे किया जा रहा है, पहली चीज़। दूसरा, वो सेफ कंडीशंस में काम कर रहे हैं। तो कॉन्शियस कंजम्पशन यहाँ पे हो रही है कि मतलब वो लोग ध्यान दे रहे हैं कि हाँ यार वर्कर्स लोग को सही से पे हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सही कंडीशन में काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि स्पीड इतना बढ़ा दी कि वो बेचारे मर जाए। एग्जाम्पल, जोमेटो ने एक ऐड दिया था जिसमें बोलते हैं 10 मिनट में डिलीवरी, लोगों ने उसे बैकफायर किया था, ठीक है। दिस इज हाउ यू कनेक्ट। लोगों ने उसे बैकफायर क्यों किया था, क्योंकि वो इसी चीज़ से कनेक्ट हो गए थे कि यार 10 मिनट में डिलीवरी कर रहे हैं तो बेचारे तो मर जाएंगे ना काम करते करते। तो दिस इज हाउ यू कनेक्ट। इफ यू आर थिंकिंग दैट 5% डजंट साउंड लाइक अ लॉट, consider the fact that fashion industry could make a staggering 125 million people out of poverty by adding only 1% of its profits to worker wages। और जो ये 5% है ना, अगर तुम्हें लग रहा हो कि ज़्यादा नहीं है, इट इज़न्ट अ लॉट, तो ये सोचो कि फैशन इंडस्ट्री में ना जो 125 मिलियन लोग होते हैं ना, फैशन इंडस्ट्री 125 लोगों को पॉवर्टी से बाहर कर सकती है। कैसे? अगर सिर्फ 1% अपना प्रॉफिट का लोगों की जो उसके यहाँ काम करते हैं उनकी सैलरी में लगा दे तो। इसलिए 5% बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अगर तुम्हें सिर्फ इतना देखना है स्ट्रक्चर क्या हुआ है, एंड क्या नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ कंज्यूमरिज्म, कि लोग कॉन्शियस हो रहे हैं। कॉन्शियस कैसे हो रहे हैं? कॉन्शियस ऐसे हो रहे हैं कि थर्ड लोगों ने क्लेम किया कि भाई हम लोग ना बहुत कॉन्शियस हो रहे हैं, ऑरिजिन कहाँ से हुआ है। स्टडी एग्जाम्पल, 74% ने बोला कि हम एक्स्ट्रा पे कर देंगे, 5% एक्स्ट्रा अगर वर्कर्स लोग सही से मिल रहे हो। तो लिख सकते हो कि क्लेम, ठीक है, क्लेम एक्स्ट्रा पे 5% के बाद में 1% भी बहुत है। 1% पॉवर्टी को खत्म कर सकता है, ठीक है। तो इस तरह से तुमने स्ट्रक्चर बना लिया। अब तुम एक एक लाइन को करना सीख रहे हो। इश्यूज सच एज इक्वल पे एक इशू है। इन्वायरमेंटली कॉन्शियस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, ये एक इशू है। प्रिवेंशन ऑफ काउंटरफाइट गुड, काउंटरफाइट अच्छा वर्ड है। काउंटरफाइट मतलब होता है अगर तुम दिल्ली में हो तो तुम्हें पता होगा सरोजनी मार्केट, पालिका बाजार, ऐसे मार्केट है यहाँ पे चीज़ें ना नकली, मतलब एडिडास की कॉपी मिल जाती है आदिदास करके, नहीं तो शहर में ही मिलती है, उसे बोलते हैं काउंटरफाइट, ठीक है। काउंटरफाइट गुड्स, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, रिस्पॉन्सिबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस एंड ओवर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। तो इश्यूज़ क्या क्या है कि इक्वल पे नहीं मिलता लोगों को। इन्वायरमेंटली कॉन्शियस नहीं है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, मतलब उनमें ऑयल निकलना जो कि इन्वायरमेंट को हार्म कर रहा है। काउंटरफाइट गुड्स का प्रिवेंशन नहीं हो पा रहा है। ह्यूमन को ट्रैफिक किया है अलग अलग कंट्री में ताकि वो काम कर पाएँ, ठीक है। जो फार्मिंग प्रैक्टिस है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है इन्वायरमेंट के लिए। ओवर प्रोड्यूस हो रहे हैं गुड्स, और इन सब से क्या हो रहा है ना कि अब ये सब चीज़ें लोगों की कंज्यूमर्स के माइंड में है। जब वो चॉइस करते हैं रुपए देने का, व्हेन मेकिंग दी चॉइस, कौन सी चॉइस? रुपए देने का चॉइस। स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं हम लोग।
इन एन इंक्रीजिंगली ओपन डिजिटल वर्ल्ड, ऐसा दुनिया जो अब बहुत ही ओपन हो चुकी है, डिजिटल हो चुकी है, जहाँ पे ऑथेंटिसिटी इज द वर्ड ऑफ चॉइस, जहाँ पे ऑथेंटिक है कि नहीं ये चॉइस का वर्ड हो गया है। क्या करना चाहिए बिजनेस को? बिजनेस मस्ट कीप अप विद ग्रोइंग डिमांड्स फॉर एथिकल बिहेवियर। तो बिजनेस को भी ना अब कुछ ना कुछ करना होगा ताकि वो जो डिमांड बढ़ रही है ना लोगों की कि एथिकल हैं चीज़ें कि नहीं है, ठीक है। और ट्रांसपेरेंसी इन एवरीथिंग फ्रॉम एम्प्लॉय राइट्स एंड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन टू द सप्लाई चेन। तो बिजनेस को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ताकि वो लोगों की ग्रोइंग डिमांड को सही कर पाए। क्या क्या डिमांड? एथिकल बिहेवियर, ये एथिकल बिहेवियर ये बिजनेस की नहीं है। सेकेंड, ट्रांसपेरेंसी, एम्प्लॉय को राइट मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। और जेंडर डिस्क्रिप्शन तो नहीं हो रहा है सप्लाई चेन में। सप्लाई चेन में जेंडर डिस्क्रिप्शन का मतलब, सप्लाई चेन होता क्या है? सप्लाई चेन होता है जैसे कि एक बड़ा बिजनेस है, फ्लिपकार्ट मान लो। फ्लिपकार्ट क्या करता है, तुमने ऑर्डर प्लेस किया, देन बहुत बड़ी सप्लाई चेन है, तुम्हारे घर तक डिलीवर करती है। अब उसमें जेंडर डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि नहीं भाई हम लेडीज़ को नहीं लेंगे, हम सिर्फ मेंस को ही लेंगे, या फिर हम सिर्फ लेडीज़ को ही लेंगे, सिर्फ मेंस को नहीं लेंगे। तो उन सब चीज़ों के लिए भी ना लोग डिमांड कर रहे हैं कि सही से बताओ, सही से काम करो तभी हम लेंगे। तो बिजनेस को ये सब करने के लिए भी ना कुछ करना पड़ेगा। अब समझो 1% प्रॉपर्टी को एलिबिलिटी खत्म किया जा सकता था, ठीक। और अब क्या हो गया कि इश्यूज हो गए हैं कुछ, ठीक है, जिस पे लोग ध्यान दे रहे हैं, ये इश्यूज लिखे हैं, ठीक है। इश्यूज के बारे में अवेयर हो गए हैं लोग, ठीक है। अवेयर हो गए हैं तो लोग ग्रोइंग डिमांड कर रहे हैं, उनकी डिमांड बढ़ रही है। उसकी वजह से क्या कर रहे हैं, बिजनेस को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, बिजनेस चेंज, ठीक है। यहाँ तक आए थे हम लोग। और कौन कौन से चेंजेस, ये वाले ग्रोइंग डिमांड्स ब्ला ब्ला, बट तुमने समझ गए ना क्या चीज़ें हैं। बिजनेस चेंज लास्ट में है। तो अगला पैराग्राफ किस बारे में आएगा? अगला पैराग्राफ आएगा कि किस तरह से बिजनेस चेंज हो सकता है। दिस इज हाउ यू आर प्रिडिक्टिंग ऑलरेडी, ठीक है। इन माई स्टडिंग फॉर PhD, जब इन माई स्टडिंग ऑथर ने खुद की बात की, जब PhD कर रहा था ना, तो उसने रिसर्च किया था प्रोडक्ट सप्लाई चेन ट्रांसपेरेंसी, कि सप्लाई चेन में ट्रांसपेरेंसी कैसे आए, उसे डीप में स्टडी किया था। और उसने टेक्नोलॉजी को देखी थी जो कि इंफॉर्मेशन को इंप्रूव कर सके अबाउट प्रोडक्ट, ठीक है। और उसने ग्लोबल नेटवर्क ऑफ पीपल एंड रिसोर्सेज दैट फ्यूल देम को स्टडी भी किया था। मतलब उसने सप्लाई चेन ट्रांसपेरेंसी को स्टडी किया था, उसने नई नई टेक्नोलॉजी को पढ़ा था, समझा था, तो कि जो कि प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन को इम्प्रूव कर सकें। और उसने जो ग्लोबल नेटवर्क ऑफ पीपल है ना, और जो ऐसे रिसोर्सेज जो कि प्रोडक्ट को बनाते हैं, उनके बारे में पढ़ने की कोशिश की थी जब PhD कर रहा था, ठीक। और आई बिलीव टेक्नोलॉजी इज द की टू डीलिंग विद द चैलेंजेस क्रिएटेड बाय कंज्यूमरिज्म। मतलब जो कंज्यूमरिज्म में जो प्रॉब्लम क्रिएट की ना, उनका सिर्फ एक ही चीज़ है जो उन्हें सही कर सकता है, वो है टेक्नोलॉजी, ठीक। टेक्नोलॉजी कैसे कर सकता है, उसने फिर से एग्जाम्पल दिए होंगे। ओपन डेटा, सोशल नेटवर्क एंड मोबाइल टेक कैन चेंज द सेम। क्या क्या चीज़ें चेंज कर सकता है? इतनी चीज़ें। ओपन डेटा, बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, ठीक है। फिर लिखा है ग्राउंड ब्रेकिंग टेक्नोलॉजीज कुड इनेबल ट्रांसपेरेंसी इन सप्लाई चेन। सप्लाई चेन जो एक इशू था, वो कैसे हो सकता है कि ग्राउंड ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी आए, नई टेक्नोलॉजी आए जो कि चीज़ों को तोड़ दें। तोड़ मतलब जिस तरह से चीज़ें चल रही हैं ना, उसे उस सिस्टम को हटा दें, नया सिस्टम ले आए पूरा, उसे बोलते हैं ग्राउंड ब्रेकिंग, ठीक है। उसे सही यूज कर सकता है। विच इज़ वाई दिस ईयर, इस वजह से उसने इस साल आई हैव डैश, उसने कुछ किया है ऑन टर्निंग माई फाइंडिंग्स, जो उसने अभी तक पता किया था ना, इनटू अ सोशल एंटरप्राइज। उसने जो अब तक पता किया था, अब उसे वो चेंज करना चाह रहा है सोशल एंटरप्राइज में, जिससे कि बिजनेस एम्पावर हो सके और ओपन मतलब ट्रांसपेरेंसी की उसमें एक नया स्टेप ले सके, ठीक है। हमने पता था कि बिजनेस चेंज के बारे में बात की जाएगी, किया है, लेकिन इसमें ऑथर खुद इन्वॉल्व हो गया है। ऑथर इन्वॉल्व कैसे हुआ है? वो बोल रहा है उसने PhD में क्या क्या पढ़ा था डिफरेंट चीज़ों के बारे में। अब वो बोल रहा है कि जो उसने पढ़ा था ना, उसकी वजह से वो उसे बिलीव करता है कि सिर्फ टेक्नोलॉजी ही एक चीज़ है, जरिया है जो चेंज कर सकता है चीज़ों को, ठीक है। ये उसका बिलीफ है। उसने कुछ फाइंडिंग की है। फाइंडिंग के बाद क्या कर रहा है? विच इज़ वाई दिस ईयर आई हैव, कुछ ना कुछ उसने किया है कि अब वो टर्न करना चाहते हैं फाइंडिंग को सोशल एंटरप्राइज में। तो फाइंडिंग टू सोशल एंटरप्राइज, ठीक है। तो दिस इज हाउ हमने पूरा पैसेज को समराइज कर दिया। थोड़ा टाइम लगा क्योंकि मैं तुम्हें एक नई चीज भी सिखा रहा था। हाँ करेक्ट, काउंटर फाइट मीन साल जाल साज। मेरी हिंदी थोड़ी सी कमजोर है। समझ आई जो मैं सिखाने की कोशिश कर रहा था? समझ आया तुम्हें कि जो डिफिकल्ट सेंटेंसेस होते हैं उन्हें अपनी लाइफ से कैसे जोड़ना है, उसकी मीनिंग को आसान कैसे बनाना है, ये समझ में आया?
कूल। सो अभी ना हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं, वाई बिजनेस मस्ट कीप अप विद ग्रोइंग डिमांड्स ऑफ एथिकल बिहेवियर एंड ट्रांसपेरेंसी। बिजनेस को क्यों कीप अप करना चाहिए? कीप अप मतलब क्या होता है बताओ, अच्छा वर्ड है। कीप अप ना एक फ्रेजल वर्ब होता है, इसका मतलब है कि हमें किसी चीज़ के साथ बढ़ना कैसे चाहिए बेसिकली। इसका तुम गूगल में देख सकते हो, तुम्हें अच्छे से मीनिंग बता देगा, लेकिन जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है उससे यही है, कीप अप विद ग्रोइंग डिमांड्स ऑफ एथिकल बिहेवियर एंड ट्रांसपेरेंसी। बिजनेस को क्या करना चाहिए और क्यों करना चाहिए? क्यों क्यों करना चाहिए था? क्योंकि लोग ना कॉन्शियस हो रहे हैं। अब पढ़ते हैं, हमने पैसे समझा, अच्छे समझा, तो हमें जाने की जरूरत नहीं है। एज द वर्ल्ड ऑफ बिजनेस कैन बी ओपेक एंड सप्लाई चेन्स आर मर्की। सप्लाई चेन्स मर्की हैं और बिजनेस ओपेक है, इस वजह से नहीं तो था, लेकिन पहले भी था, लेकिन अब क्या हो गया कि लोग कॉन्शियस हो गए। एज द वैल्यू ऑफ क्राफ्टमैनशिप एंड प्रोविडेंस हैज बीन लॉस्ट। हाँ, वो तो पहले भी था, लेकिन अब लोग कॉन्शियस हो गए हैं। एज दे वांट टू टैकल द ह्यूज इम्पैक्ट आवर करंट प्रोडक्शन लेवल्स आर हैविंग ऑन द वर्ल्ड। बिजनेस वांट टू टैकल, टैकल मतलब फाइट करना चाहते हैं किसी चीज से। क्या चीज है? कि जो इम्पैक्ट हमारा करंट प्रोडक्शन लेवल्स रह रहा है, दे रहा है वर्ल्ड पे। नहीं, बिजनेस नहीं करना चाह रहे। बिजनेस तो आर ऑलवेज फोकस ऑन प्रॉफिट। ठीक है, वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि भाई लोग ही नहीं खरीदेंगे इसलिए। एज कस्टमर्स आर टेकिंग एन इंक्रीजिंग इंटरेस्ट इन एथिकल प्रैक्टिसेस ऑफ दोज फ्रॉम होम दे बाई। हाँ, क्योंकि अब लोग ना एक इंटरेस्ट लेने लगे कि भाई तुम सही से काम कर रहे हो, क्यों नहीं कर रहे हो? अगर हाँ तो ही खरीदेंगे, और नहीं तो टाटा बाय बाय। टाटा बाय बाय का मतलब टाटा से ही खरीदेंगे। ठीक, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन 16। Which of the following statement is or are corroborating the statement made by the author? Corroborating मतलब क्या होता है बताना मुझे। Corroborating the fact made by the author that tide is turning. Tide is turning का मतलब मैंने बोला था ना कि समय बदल रहा है। ठीक है, Corroborating का मतलब होता है strengthen करना। Strengthen मतलब मजबूती प्रोवाइड करना। ठीक है, ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जो मजबूत कर रहा है जो स्टेटमेंट ऑथर ने किया था कि समय बदल रहा है? तो हमें देखना है ऐसे कौन से स्टेटमेंट है जो कि मजबूत कर रहा है चीज कि समय बदल रहा है। समय कैसे बदल रहा था कि पहले ना प्रोडक्शन, ओवर प्रोडक्शन था, बहुत सारी कमियां थी, तो फॉल्ट बहुत थे। नाउ अब टाइम चेंज हो रहा है, अब लोग कॉन्शियस हो रहे हैं। ठीक है, और जो मैं बोलता हूँ ना अपनी चीजें हर सेंटेंस के बाद, ये ऐसा मत समझो कि मैं फालतू में बोल रहा हूँ, ये मेरा ओपिनियन होता है। ठीक है, ओपिनियन तुम्हें भी रखना बहुत जरूरी है। इफ यू स्टार्ट टू थिंक लाइक दिस, जो मैं बोलता हूँ तुम्हारे दिमाग में चलना स्टार्ट हो जाएगा ना, तो तुम्हारे लिए क्वेश्चन का आंसर करना बहुत आसान हो जाएगा। नेक्स्ट हम पैरा ये वाला पैसेज करेंगे तो तुम्हें भी यही करना होगा। तो कैसे समय बदल रहा है, क्या फैक्ट इसे स्ट्रेंथन कर सकता है? 74% ऑफ दोज हु सर्वेड वुड पे एन एक्स्ट्रा 5%। समय कैसे बदल रहा है? उन्होंने बोला भाई हम रुपए पे कर देंगे, लेकिन गारंटी दो कि वर्कर सही से कर रहे हैं काम। हाँ, समय बदल रहा है। अवेयरनेस अबाउट एनवायरमेंटली कॉन्शियस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस अमंग कस्टमर्स व्हाइल मेकिंग देयर चॉइसेस इज इंक्रीजिंग। लोग अवेयर हो रहे हैं एनवायरमेंटली कॉन्शियस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लिए। हाँ, जब वो अपनी चॉइस बनाते हैं कुछ खरीदने के लिए और वो इंक्रीज हो रही है। हाँ, समय बदल रहा है भाई, पहले नहीं हो रहा था, अब लोग बहुत अवेयर है। एवरी टाइम वी स्पेंड आवर कैश वी आर मेकिंग एन एक्टिव चॉइस अबाउट द कंपनीज वी सपोर्ट इन द प्रैक्टिसेस वी इंडोर्स। हम जब भी अपना कैश स्पेंड करते हैं तब हम एक चॉइस बनाते हैं कि हम कैसी कंपनी को सपोर्ट करते हैं, कैसी कंपनी को इंडोर्स करते हैं। इससे क्या समय बदलने का कुछ भी रिलेशन है? बिल्कुल भी नहीं है, दूर दूर तक नहीं है। ये दोनों बताते हैं कि हाँ भाई क्या चीज़ चेंज हो रही है, क्या चेंज हो रही है, अवेयरनेस आ रही है। दूसरी चेंज, लोग पे करेंगे। ये सिर्फ बोलता है कि भाई हम एक्टिव चॉइस के लिए, तो पहला और दूसरा सही है, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड। ए इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ पैसेज? ठीक है, नाउ अभी मैं चाहूंगा कि 17 क्वेश्चन और 17 क्वेश्चन तुम खुद से सॉल्व करो, देन हम 18 पे भी आएंगे। 18 वाला भी आई विल वांट कि तुम खुद से सॉल्व करो। हाँ ठीक है, 18 करो सॉल्व। बाय द वे 18 17 इज करेक्ट। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, 18 इज ऑल्सो करेक्ट। तो तुम समझ रहे हो ना, मतलब मेरा पूछने का मतलब ये कि तुम हर स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद में अपनी ओपिनियन फॉर्म कर रहे हो ना कि हाँ यार इसमें क्या पूछा गया, इसमें आ सकता है, इससे रिलेटेड है, ऐसा कुछ सोच चल रहा है तुम्हारे दिमाग में कि नहीं चल रहा है? अगर नहीं चल रहा है तो स्टार्ट करो चलना। वही इस इतना टाइम मैंने दिया इस पैसेज पे, वही इसका एक
टेक टेक क्या बोलूँ मैं, टेक अभी वही है, इस इतना टाइम देने का ताकि तुम वो चीज़ समझो। चलो अभी 19 सॉल्व करो, ठीक है। आई थिंक 19, 20 और 21 बहुत आसान क्वेश्चन है, लेट मी सॉल्व देम। इंडोर्स का मतलब क्या होता है, इसके लिए सारी मीनिंग जाना जरूरी है। सैबोटाज का मतलब है कि इस चीज़ को तुम डिस्ट्रॉय कर देते हो, अच्छा वर्ड है। प्रमोट का मतलब है जिस चीज़ को प्रमोट करते हो, जैसे कि शाहरुख खान करता है बाईजूस को प्रमोट बहुत ही विश्व में तरीके से, बट ठीक है। वीटो, डेलीब्रेट मतलब होता है सोचना। सेंसर मतलब होता है क्रिटिसाइज करना, बेसिकली सेंसर मतलब बैन करना, ये होता है। इंडोर्स मतलब जिस चीज़ की तुम प्रमोट करते हो, जैसे कि इंडोर्समेंट करता है शाहरुख खान, तो बी सही है। 20 में स्टैगरिंग का मतलब कहता है सिमिलर पूछा गया है। स्टैगरिंग का मतलब जो बहुत ठीक है, मैं सिखाता हूँ कैसे करना होता है ये चीज़, चलते हैं ऊपर। फैशन इंडस्ट्री को टेक अ स्टैगरिंग 125 मिलियन। स्टैगरिंग का तो बहुत बड़ा नंबर हो, 125 मिलियन एक बहुत बड़ा नंबर होता है, ठीक है। इस तरह से तुम कॉन्टेक्ट से भी सीख सकते हो, तुम्हें नहीं पता है, बहुत बड़ा नंबर। इनफेबलिंग का मतलब होता है वीक, कमजोरी। कॉमन मतलब पता है यार तुम्हें, मंडेर मतलब होता है, मंडेर मतलब जो तुम्हारी डेली डेली तुम्हारी टास्क होती है, ठीक। ड्रेनिंग मतलब होता है कि कोई चीज़ जो खत्म हो रही है धीरे धीरे करके, ठीक है, उसे बोले ड्रेन करना। कन्फाउंड मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जो तुम्हारा दिमाग हिला दे, वही होता है स्टैगरिंग। कोई ऐसा बड़ा नंबर जो दिमाग आ जाए, शॉकिंग नंबर, तो कन्फाउंड इज द करेक्ट आंसर। सारी मीनिंग इंपॉर्टेंट है, इन्हें लिख लो, अच्छी अच्छी वर्ड्स हैं। कौन सा सुटेबल वर्ड है इस फ्रेज में आने के लिए, फ्रेज कहाँ पे थी, ब्लैंक, ये था ब्लैंक। इसके लिए पूरा स्टेटमेंट पढ़ना पड़ेगा। ग्राउंड ब्रेकिंग टेक्नोलॉजीज कुड इनेबल ट्रांसपेरेंसी इन सप्लाई चेन। ग्राउंड ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी क्या कर सकते हैं, सप्लाई चेन में ट्रांसपेरेंसी ला सकती है, ठीक है। विच इज़ बाई दिस ईयर, इसलिए इस साल आई हैव डैश, उसने कुछ किया है जिससे वो अपनी फाइंडिंग को एक सोशल एंटरप्राइज में बदल सकता है। टू एम्पावर बिजनेस टू टेक स्टेप्स टू बीइंग ओपन, जिससे वो अपनी फाइंडिंग को एक चीज़ में बदल सकता है जिससे कि चीज़ें अच्छी हों, बिजनेस अच्छी हो, ठीक। किस में बदलेगा देखते हैं। फाइंडिंग को इंटरप्राइज में बदलना मतलब वो एक कंपनी बनाना चाह रहा है। परसिस्ट, फाइंडिंग और परसिस्ट रह के इंटरप्राइज कैसे बना पाएगा। परसिस्ट मतलब कहता है किसी चीज़ पर लगे रहना, नहीं हो पाएगा। सस्टेन मतलब होता है कंटिन्यू करना, नहीं हो पाएगा। सी मतलब बंद हो जाना, और फाइंडिंग बंद हो जाएगा तो बनेगी नहीं। रजिस्ट मतलब भी होता है एक अपोज करना, नहीं होगा। इम्बार्क, ये अच्छा शब्द है। इम्बार्क मतलब होता है किसी जर्नी पे स्टार्ट करना, ठीक है। सो अगर तुम्हें एक कंपनी बनानी है तो यू विल से कि आई एम एम्बार्किंग ऑन अ जर्नी टू क्रिएट अ कंपनी। तुम कहीं जा रहे हो तो बोलो आई एम एम्बार्किंग टू दिस लोकेशन, तो ई इज द करेक्ट वर्ड। तो समझ में आया, तुम्हारे दिमाग में चलना स्टार्ट हुआ, तुम्हारे दिमाग में ओपिनियंस फॉर्म होने स्टार्ट हुए हर हर सेंटेंस को पढ़ने के बाद में। ठीक है, अभी एक पैसेज है जिसे मोस्टली तुम करोगे, ठीक है। मोस्टली तुम करोगे, मैं बहुत क्विकली जाके मैं सारा उसको समराइज करूंगा और मैं आंसर्स करूंगा, बट मोस्टली तुम पढ़ोगे। सो लेट्स ओपन दैट। दिस इज द पैसेज, एस बी आई पी 2019 में आया हुआ है, अच्छा पैसेज है, पढ़ो। सो मैं 1 मिनट दूंगा अप्रॉक्सीमेटली हर पैराग्राफ पे, अपनी थॉट्स लिखते जाओ, अपने प्रेडिक्शन लिखते जाओ, एंड देन मैं हर पैराग्राफ को मूव करते जाऊंगा। अराउंड कुछ 3 पैराग्राफ्स हैं। गुड मैन, गुड।
ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट पैराग्राफ पे। दिस इज द नेक्स्ट पैराग्राफ। तो मैंने पैसेज पूरा पढ़ लिया। अब बताओ तुमने पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, मैं सब चीज़ समझ में आई कि नहीं आई? चलो एक बार फिर से मेरे तरीके से पढ़ते हैं, थोड़ा तेज तेज पढ़ेंगे, ठीक है? और जब तुम पढ़ो इस बार तब भी अपनी ओपिनियन बातें बनाते रहना। तुम चाहो तो मुझे म्यूट कर दो, बट ओपिनियन बनाना जरूरी है। रिन्यूएबल एनर्जी फ्यूचर है, फ्यूचर इज फाइनली हियर, और फ्यूचर अभी यहाँ पर खड़ा है, ठीक है? ग्लोबल इन्वेस्टमेंट इन रिन्यूएबल एनर्जी शॉट अप लास्ट ईयर। जो ग्लोबल एनर्जी में इन्वेस्ट होते लास्ट ईयर वो बहुत ज़्यादा हो गए। फार आउट स्ट्रिपिंग इन्वेस्टमेंट इन फ्यूचर फ्यूचर फॉसिल फ्यूल्स। आउट स्ट्रिप मतलब क्या होता है? आउट स्ट्रिप मतलब होता है आउट परफॉर्म, मतलब किसी चीज़ को बहुत मार्जिन से आगे निकल जाना। तो उस तरह से ये फॉसिल फ्यूल से बहुत आगे निकल गए इसके इन्वेस्टमेंट लास्ट ईयर। और ये किससे पता है? यूनियन रिपोर्ट ने बोला है, ठीक है? एज पर द प्राइस ऑफ क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी प्लमेट्स, जिस तरह से क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी के प्राइस प्लमेट करेंगे। प्लमेट मतलब होता है डिक्रीज होना, ठीक है? जिस तरह से क्लीन एनर्जी के प्राइस डिक्रीज करेंगे, ये बहुत ही एक इंक्रीजिंग अट्रैक्टिव प्रोस्पेक्ट बन जाएगा दुनिया की गवर्नमेंट के लिए। चाइना वॉज बाई फार वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इन्वेस्टर इन रिन्यूएबल एनर्जी इन 2017। 2017 में सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट किसने किया? चाइना ने, अकाउंटिंग फॉर नियरली हाफ ऑफ द न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर कमीशनड। और जितना भी इन्वेस्टमेंट किया चाइना ने वो प्रॉब्ली हाफ था, 50% था जो न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाया गया। दिस वॉज मेनली अ रिजल्ट ऑफ इट्स मैसिव सपोर्ट फॉर सोलर पावर। और ये क्यों कर पाया चाइना? क्योंकि सोलर पावर का बहुत ज़्यादा सपोर्ट है वहाँ पे, ठीक है? और इस वजह से इसने अट्रैक्ट किया था नियरली अ फिफ्थ मोर इन्वेस्टमेंट दैन इन द प्रीवियस ईयर। और इसने इसलिए रिन्यूएबल एनर्जी की फील्ड में प्रोबेबली 5 गुना इन्वेस्टमेंट ज़्यादा अट्रैक्ट किया इस साल, मोर देन प्रीवियस ईयर, ठीक है?
Other countries including Austria, Sweden, Mexico more than double the amount of money they pumped into clean energy project. और 3 कंट्री हैं जिन्होंने अपना डबल कर दिया अमाउंट जो कि क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट में लगाते हैं. Yet अगेन दिस वॉज अ रिकॉर्ड ईयर फॉर न्यू रिन्यूएबल पावर कैपेसिटी बीइंग फाइनेंस. लेकिन फिर भी ये जो साल था ना वो एक नया साल था. उसने टारगेट बनाया, रिकॉर्ड बनाया किस चीज़ का, कि जो नई रिन्यूएबल पावर कैपेसिटी ना उसे फाइनेंस करने का रिकॉर्ड बनाया. जो फ्रैंकेस ये कोई नाम है, यूएन एनवायरनमेंट के थे, इन्होंने बोला है इंडिपेंडेंस से कोई कुछ ऑर्गेनाइजेशन होगी कि वी हैड अ रिकॉर्ड 157 गीगावाट्स कमीशन लास्ट ईयर 157 गीगावाट कमीशन की गई थी. ठीक है, फार आउट स्ट्रिपिंग द फॉसिल फ्यूल जनरेटिंग कैपेसिटी विच बी एस्टिमेटेड है 70 गीगावाट्स. और उसने आउट स्ट्रिप कर दिया. आउट स्ट्रिप का वर्ड मतलब होता है आउट परफॉर्म कर दिया. ठीक है, उसने आउट परफॉर्म कर दिया किस चीज़ को, फ्यूल जनरेशन कैपेसिटी जो कि फॉसिल फ्यूल करते हैं, और जैसे कि उन्होंने एस्टिमेट किया था 170 गीगावाट्स. ठीक है, अभी क्विकली स्ट्रक्चर क्या है. स्ट्रक्चर है कि बात की गई रिन्यूएबल एनर्जी से, देन बात की गई कि इन्वेस्टमेंट कहाँ से आ रहा है, बहुत ज़्यादा आ रहा है. ठीक है, आउट स्टेप हो रहा है इन्वेस्टमेंट. देन बात की गई कि चाइना ने सबसे ज़्यादा किया. ठीक है, और क्यों कर पाया, क्योंकि सपोर्ट ऑफ सोलर पावर था. देन 5 गुना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आया प्रीवियस ईयर से. ठीक है, और भी कंट्री हैं, ये 3 कंट्री इन्होंने डबल कर दिया गया. और इससे हुआ क्या, अल्टीमेटली हुआ ये कि जो अब नई रिन्यूएबल पावर कैपेसिटी फाइनेंस हो रही है बहुत ज़्यादा हुई है. ठीक है, एक कोई पर्सन थे, उन्होंने बोला भी एक ऑर्गेनाइजेशन से कि लास्ट ईयर हमारा बहुत ज़्यादा कमीशन हुआ था, कितना 157 गीगावाट्स. तो पूरा ये बात कर रहा है किसके बारे में, रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में. ठीक, उन्होंने बोला ये चीज़ बढ़ गई है. छोड़ा कहाँ पे, चीज़ बढ़ गई प्रीवियस ईयर से. कहाँ पे अब क्या जाएंगे, अब जाएंगे कैसे बढ़ी है, क्या क्या और करने वाले हैं. ठीक, इन जस्ट ओवर अ डिकेड concerted investment has increased the proportion of world electricity generated by wind. तो सिर्फ 10 सालों के अंदर जो कि कंसर्टेड मीन्स क्या होता है बताओ मुझे. सो कंसल्टेंट मतलब होता है जब जब 5 6 7 लोग मिलकर एक ही चीज से फोकस्ड काम करते हैं, उसे बोलते हैं कंसल्टेंट. ठीक है, फोकस्ड. एक 10 सालों के अंदर जो फोकस इन्वेस्टमेंट रहा है ना, ठीक है, वो इंक्रीज कर गया है कि प्रोपोर्शन ऑफ वर्ल्ड इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट होती है विंड से, सोलर अदर रिन्यूएबल एनर्जी से, फ्रॉम अराउंड 5% to 12%. जो रिन्यूएबल एनर्जी से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती थी ना, कौन सी रिन्यूएबल एनर्जी है, विंड, सोलर और अदर रिन्यूएबल सोर्सेज, ये पहले होता था 5%, अब हो रहा है 12%. इतना इंक्रीज आ गया है. ठीक, इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर रिमेन्स द ब्राइटेस्ट स्पॉट फॉर रिन्यूएबल्स विद द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ऑफ सोलर फोटोवोल्टिक्स एंड विंड इन रिसेंट ईयर्स. इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर ना सबसे ज़्यादा ब्राइटेस्ट स्पॉट है रिन्यूएबल्स की वजह से. कैसे, क्योंकि सोलर फोटोवोल्टिक्स, सोलर एनर्जी की वजह से एक, दूसरा विंड एनर्जी की वजह से, एंड बिल्डिंग ऑन सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ हाइड्रो पावर जनरेशन. ठीक है, जो हाइड्रो पावर जनरेट करेगा ना वो उससे भी एक अच्छा सा कॉन्ट्रीब्यूशन मिलता है रिन्यूएबल एनर्जी में. ठीक, बट मतलब लेकिन अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज आने वाली. अब तक सब पॉजिटिव चला, अब कुछ नेगेटिव आने वाला, ध्यान रखना. ये कि जब भी ऐसे कीवर्ड्स आए ना वो इंपॉर्टेंट लगते हैं. बट हुआ, हाउएवर हुआ, तो वो चीज़ इंपॉर्टेंट लगती है, ध्यान रखना. बट इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट्स फॉर ओनली अ फिफ्थ ऑफ ग्लोबल एनर्जी कंजम्पशन. लेकिन इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ 1/5 है. 1/5 मतलब 20% है ग्लोबल एनर्जी कंजम्पशन का. बाकी का 80% का क्या. ठीक है, नेगेटिव पॉइंट आ गया, मैंने बोला था नेगेटिव पॉइंट आने वाला है. एंड द रोल ऑफ रिन्यूएबल्स इन द ट्रांसपोर्टेशन एंड हीटिंग सेक्टर रिमेन्स. जो रोल है ना रिन्यूएबल्स का ट्रांसपोर्टेशन और हीटिंग सेक्टर में रिमेन्स टू द एनर्जी ट्रांजिशन, मतलब कुछ ना कुछ काफ़ी कम होने वाला है, तभी बताया है. ठीक है, 20% तो इलेक्ट्रिसिटी अच्छा है, 20% तुमने अच्छा कर दिया, बाकी का 80% का सर मुझे बताओ क्या, क्योंकि ये तो मुझे टेंशन दे रहा है. ठीक, अब आगे पढ़ते हैं. द ग्लोबल रिप्लेसमेंट ऑफ ट्रेडिशनल फ्यूल्स विद रिन्यूएबल्स लेड टू अराउंड 1.8 गीगाटन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस बीइंग अवॉइडेड लास्ट ईयर. अच्छी चीज़ क्या हुई है, ट्रेडिशनल फ्यूल्स को रिप्लेस किया गया रिन्यूएबल से, तो कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन कम होगा. कितना, 1.8 गीगाटन. ठीक, द इक्विवेलेंट ऑफ रिमूविंग द इंटायर यूएस ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जो कि किसके इक्विवेलेंट है, इसके. अगर हम पूरा यूएस का ट्रांसपोर्ट सिस्टम रिमूव कर देना तो वो जितना
एमिशन करता था उतना हमने कम कर दिया है, ठीक। According to the wind and the solar atlas, there are opportunity and potential for wind and solar plants in the east and west Nile areas that will produce around 31,000 megawatt from wind and 52,300 megawatt from solar. तो कुछ कुछ चीज़ें इसकी वजह से कुछ कुछ एटलस हैं, ठीक है, वो बोलते हैं अभी बहुत पोटेंशियल, जिससे हम इतना हम कर सकते हैं और, ठीक है, 1.8 गीगाटन हमने कम किया था, हम और भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, इससे और कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन कम हो जाएगा। इजिप्ट इज ऑल्सो कंसिडरिंग फाइनेंसिंग ऑप्शंस टू कंडक्ट feasibility स्टडीज फॉर बिल्डिंग द वर्ल्ड लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट फॉर बोथ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन एंड वाटर डिसैलिनेशन। इजिप्ट भी एक दूसरा कंट्री जो कि कंसिडर कर रहा है कि फाइनेंस करेगा सोलर पावर प्लांट को। सोलर पावर प्लांट मतलब रिन्यूएबल्स एनर्जी को, जिससे कि क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कराएगा इसी से सोलर पावर प्लांट से। और वाटर डिसैलिनेशन, डिसैलिनेशन मतलब क्या होता है? डिसैलिनेशन मतलब होता है जब हम पानी से नमक जो होता है नमक निकालते हैं, उसे बोलते हैं वाटर डिसैलिनेशन। तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए और वाटर डिसैलिनेशन के लिए सोलर पावर प्लांट का यूज़ करेगा, ठीक है। अब इस पैराग्राफ का स्ट्रक्चर समझते हैं। एंड हुआ था कहाँ पे? एंड हुआ था बड़ी अच्छी चीज़ पे, कहाँ क्या यार, हाँ, कि 157 गीगावाट्स हुआ है लास्ट ईयर और 71 ने एस्टिमेट किया था। देन बताने लगे कि क्या क्या अच्छी चीज़ें होने लगी, कि बढ़ गया है उसका यूसेज, ठीक है, 5% या 12% आ गया है। देन इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर अभी भी ब्राइटेस्ट स्पॉट है रिन्यूएबल्स के लिए, क्यों? क्योंकि बहुत स्कोप है सोलर फोटोवोल्टेक्स विंड में, ठीक है। लेकिन एक बुरी चीज़ हुई कि इलेक्ट्रिसिटी तो सिर्फ 20% ही है, बाकी सब जाता है ट्रांसपोर्टेशन और हीटिंग में, उसका क्या, ठीक है। तब उन्होंने बताया लगे कि कैसे कैसे कम कर रहा है, ठीक है, कैसे कम कर रहा है कि जो जितनी एनर्जी क्रिएट हुई ना, जितनी हमने रिन्यूएबल्स क्रिएट की इलेक्ट्रिसिटी, वो अराउंड उसने 1.8 गीगाटन कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन को बचाया है। वो किसकी इक्विवेलेंट है? यूएस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को हटा दो, उसकी इक्विवेलेंट है, ठीक है, ठीक, इक्विवेलेंट तो है। और क्या हो रहा है? और मतलब कैसे कम हो रहा है? और ऐसे कम हो रहा है कि अपॉर्चुनिटीज़ देखी जा रही हैं, ठीक है। कहाँ कहाँ? नील में भी अपॉर्चुनिटी है, वेस्ट एंड ईस्ट एंड वेस्ट नील एरियाज़ में, जहाँ पे तुम इतनी जनरेट कर सकते हो। जनरेट हुई तो मतलब फिर से कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन कम होगा, ठीक है। इजिप्ट भी कंसिडर कर रहा है, ठीक। तो हम ऐसे पॉइंट पे आए हैं जब हम ऐसी बात कर रहे हैं कि हाँ भाई CO2 को हम कम कर सकते हैं। मे बी बोलो, मे बी हम ट्रांसपोर्ट और उसमें इतना नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हम जो CO2 कम कर सकते हैं वो हमारे ट्रांसपोर्टेशन को क्लीन कर सकता है। तो हम बैलेंसिंग पे जा रहे हैं कि जितना हम कर रहे हैं उतना हमें बचाना भी चाहिए, ठीक। नेक्स्ट में कैसे बात करेगा? जितना कर रहे हैं उतना बचाना चाहिए, तो उसके बारे में थोड़ा बात करेगा कि हम कैसे बचा रहे हैं और क्या स्टेप्स ले सकते हैं। यूके हैज़ बीन परफॉर्मिंग वेल इन क्लीन एनर्जी जनरेशन। यूके बहुत अच्छा कर रहा है क्लीन एनर्जी जनरेशन में, विथ रीसेंट फिगर्स शोइंग विंड एंड सोलर सोर्सेज हैड ओवरटेकन न्यूक्लियर एज सप्लाइज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और दिखा रहा है कि विंड एंड सोलर सोर्सेज में ना जो न्यूक्लियर एनर्जी थे ना, वो सप्लायर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बन चुका है, ठीक। हाउएवर डिस्पाइट दीज पॉजिटिव ट्रेंड्स, हाउएवर फिर से आया, हाउएवर मतलब लेकिन, जो पॉजिटिव ट्रेंड रहे हैं 2017 सौ बिग ड्रॉप ऑफ 65% इन ब्रिटिश रिन्यूएबल इन्वेस्टमेंट। लेकिन 2017 में बहुत बड़ा ड्रॉप हुआ, कितना बड़ा? 65%, ठीक है। एक्सपर्ट ने क्रिटिसाइज भी किया है, यूके ने सपोर्ट विड्रॉ किया ना ऑन शोर विंड से, उसे क्रिटिसाइज भी किया है, ठीक है। और जो एनालिसिस हुई थी ना पहली, उन्होंने ऑलरेडी दिखा दिया है कि यूके के पास इतनी कैपेसिटी है कि फॉसिल फ्यूल्स को पूरी तरह से आउट कम्पीट कर सकता। आउट कम्पीट मतलब आउट स्ट्रिप, ध्यान से, आउट परफॉर्म कर सकता है, इतनी कैपेसिटी है। मतलब उसका इतनी ऑलरेडी रिन्यूएबल एनर्जी बना सकता है विंड से कि वो फॉसिल फ्यूल्स जितनी एनर्जी करते हैं ना, उन सबको आउट परफॉर्म कर सकता है। देन एज रिन्यूएबल एनर्जी प्राइस कंटिन्यू टू फॉल, जैसे जैसे रिन्यूएबल एनर्जी के प्राइसेस कम होंगे वैसे वैसे, किसी ने बोला है मॉसलेनर कि गवर्नमेंट सब्सिडीज आर लाइकली टू बिकम लेस एंड लेस इंपॉर्टेंट। अभी क्या है कि ज़्यादा है, ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, जब कोई चीज़ महंगी होती है तो थोड़ा सब्सिडी देती है कि हाँ लो 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 लो। जब ज़्यादा लोग लेने लगेंगे तब ना उससे प्राइसेस कम हो जाएंगे प्राइसेस, तो सब्सिडी की जरूरत नहीं है। तो वही बोला कि जैसे जैसे रिन्यूएबल एनर्जी के प्राइस फॉल करेंगे वैसे वैसे गवर्नमेंट सब्सिडी लेस एंड लेस इंपॉर्टेंट हो जाएंगी, ठीक है। तो ये पूरा पैराग्राफ था। पहले पैराग्राफ में बोला गया कि रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में, क्या क्या रिन्यूएबल एनर्जी इम्पैक्ट कर रहा है, कैसे कैसे इन्वेस्टमेंट शॉर्ट हो रहा है, कौन कौन सी कंट्रीज जाके फाइनेंसिंग कर रही हैं इन्वेस्टमेंट में, ठीक है। फिर
छोड़ कहाँ दिया गया, छोड़ दिया गया कि भाई बहुत अच्छा किया लास्ट ईयर, देन बताया कि लास्ट ईयर अच्छा तो किया लेकिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रह गई। क्या प्रॉब्लम रह गई कि ट्रांसपोर्टेशन और हीटिंग सेक्टर अभी भी बहुत बुरे सेक्टर हैं। फिर बोला गया कि ठीक है वो रहे हैं लेकिन हम काफ़ी कुछ अच्छा कर रहे हैं, एमिशन को रोक ले रहे हैं 1.8 गीगाटन को। देन बोला गया कि हाँ बस अभी अपॉर्चुनिटी अच्छा करने के लिए, नील में इतनी है 31,500 और सोलर से इतनी है, ठीक है। इजिप्ट ने भी बोला कि वो भी करेगा, ठीक। उसके बाद में बोला गया कि यूके परफॉर्म कर रहा था अच्छा, ठीक, लेकिन फिर यूके ने हटा लिया अपना सपोर्ट क्योंकि 60% ड्रॉप हुआ। तो फिर लोगों ने इसे क्रिटिसाइज किया, एक्सपर्ट ने, ठीक है, और बोला था कि यूके के पास सब कुछ अच्छा था, इवन वो फॉसिल फ्यूल से जो जनरेट हो रहा था उसे भी आउट परफॉर्म कर सकता था रिन्यूएबल से। फिर बोला गया कि सब कुछ सही है और ये कैसे बढ़ सकता है, और बढ़ सकता है जब गवर्नमेंट अपना क्या कहते हैं सब्सिडीज दे, और जैसे जैसे ये चीप होगी ना तो अफोर्डेबल होगी सोलर एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी, वैसे वैसे और भी काफ़ी कम हो जाएगा। सब्सिडीज देना मतलब लेस एंड लेस इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि वो अफोर्डेबल हो गया, लोग आराम से खरीद सकते हैं, ठीक है। समझ में आया स्ट्रक्चर? समझ में आ गया तो अब आके 71 अटेम्प्ट करो। यू हैव 1 मिनट, 12:16 है मेरी वॉच में। 12:17 में मैं हटा दूंगा इसे। अच्छा, इजिप्ट का देखना है, ठीक है मैं दिखाता हूँ। ये है, इजिप्ट इज ऑल्सो कंसिडरिंग द फाइनेंसिंग ऑप्शंस टू कंडक्ट इस फीजिबिलिटी स्टडीज। इजिप्ट भी कंसिडर कर रहा है, ठीक है, फॉर लार्जेस्ट सोलर बिल्डिंग, लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट, ये लिखा भी है तो डी भी सही है, थर्ड भी सही है, तो ऑल फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। अरे भाई फर्स्ट भी होगा ना कि डिक्रीज रिलेटेड इन इट्स वाइड वाई यूज, ये है ना, likely to become less and less important, continue to fall। तो खिचड़ी खा रहे ले अभी नहीं। अभी नहीं। चलो 72 पढ़ो। ध्यान से पढ़ना।
डी करेक्ट, डी इज करेक्ट, वेरी गुड। तुम देख पा रहे हो कि मतलब अब तुम्हें ना पैसेज भी नहीं देखना पड़ रहा, बट जस्ट बिकॉज तुमने अच्छी रीडिंग कर ली है, सब कुछ तुम्हारे दिमाग में है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी के पॉजिटिव इफेक्ट क्या है। और इसमें सिर्फ वही जाना जो कि पैसेज में लिखे हुए थे, ठीक है, जो पैसेज नहीं लिखे हैं उन पे फोकस मत करना। ठीक है, नील के बारे में दिखाता हूँ मैं क्या बोला गया। नील के बारे में से बायोडाइवर्सिटी के बारे में नहीं बोला गया, क्यों? ये वर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट था बायोडाइवर्सिटी, इसलिए मैंने अंडरलाइन किया। बायोडाइवर्सिटी होता क्या है? बायोडाइवर्सिटी ऐसा होता है जहाँ पे बायोलॉजी हो, बेसिकली बायोलॉजी मतलब जीव जंतु भी हों, तो फ्लोरा फोना हो। बायोडाइवर्सिटी के बारे में तब बात होती है जैसे कि जू हो, हम लोग हों, और भी चीज़ें हों, ठीक है। ऐसा हॉटस्पॉट के बारे में बात की गई थी क्या पैसेज में? नहीं की गई थी बायोडाइवर्सिटी, इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए ज़रूरी नहीं है तुम देखो भी, अगर तुम बस बायोडाइवर्सिटी समझ गए ना तो तुम भी बोल दोगे कि नहीं है। तो 73 का आंसर बी है। 74 सॉल्व करो। तुमने 74 का आंसर कमेंट किया क्या बी? बाय द वे हाँ, तो 74 इज द करेक्ट आंसर। 74 का आंसर बी है, ठीक है। 75 हम बाद में देखेंगे, कुछ हो रहा है यार इसमें। 76 देखते हैं, अकाउंटिंग फॉर का मतलब क्या होता है। प्लमेट का मतलब देखते हैं। प्लमेट मतलब होता है डिक्रीज करना, ठीक है। इंटेंसिफाई मतलब बढ़ना, एस्केलेट मतलब फिर से बढ़ना, कैलस अच्छा वर्ड है, बाद में आऊँगा। रेमिनिसेट मतलब कोई चीज़ याद दिलाए। स्लम्प, स्लम्प मतलब होता है डिक्रीज होना बेसिकली। कैलस मतलब क्या होता है? कैलस मतलब जिस चीज़ के अंदर फीलिंग्स ना हो बेसिकली। जैसे कि तुमने देखा तुम्हारे जो पैर के नीचे की स्किन होती है ना, जो तुम्हारा पंजे की स्किन होती है नीचे की, उसमें तुम नोचो, कुछ भी करो, खरोचो, कुछ भी करो, स्क्रैच करो, जना फील ही नहीं होती है, तुम उस स्किन को बोल सकते हो कैलस, ठीक है। मतलब वहाँ पे फील नहीं हो रहा कुछ भी, तो बोलता है कैलस। आप कैलस तुम ऐसे इंसान के लिए लगा सकते हो जो ज़्यादा फील नहीं करता है, जो मतलब इमोशन से बहुत दूर दूर है, तो उसे बोलते हैं कैलस। इन प्लेस ऑफ ए 75 जाते हैं। अब ए पता नहीं कहाँ पर है, ए ये रखा है, ठीक है। But electricity accounts for only a fifth of global energy consumption, and the role of renewables in the transportation and heating sector remains. Remains क्या? कुछ नेगेटिव बारे में बात की है, remains to the energy transition, तो कुछ ना कुछ नेगेटिव बात की गई, ठीक है। देखते हैं। एलिवेट होता है पॉजिटिव मतलब बढ़ जाएगा,
नहीं। एग्जिस्टेंस मतलब एग्जिस्ट करेगा, नहीं। एरेटिक, एरेटिक मतलब कम ज़्यादा कम ज़्यादा, मतलब कांस्टेंट नहीं कोई चीज़। एरेटिक का मैंने बताया था मीनिंग, शायद कल या परसों बताया था एरेटिक, ठीक है। डायबॉलिक मतलब डेविलिश है, ठीक है। क्रिटिकल मतलब कितना क्रिटिकल हो सकता है। ठीक है, तो आंसर इज क्रिटिकल, क्योंकि अगर नहीं समझ में आया तो आगे फिर से देखते हैं। रोल ऑफ रिन्यूएबल्स जो होगा ना ट्रांसपोर्टेशन और हीटिंग सेक्टर में क्रिटिकल होगा टू द एनर्जी ट्रांजिशन, ठीक है। इस रिन्यूएबल का रोल्स काफ़ी क्रिटिकल होने वाला है, इंपॉर्टेंट होने वाला है, सिग्निफिकेंट होने वाला है, ठीक। अकाउंटिंग फॉर, अकाउंटिंग फॉर का मतलब क्या होता है? अकाउंटिंग फॉर अभी कहाँ लिखा है? इफ़ यू हैव टू लुक एट इट, आई डोंट नो, मतलब मुझे याद नहीं आ रहा, बट ठीक है, जो भी है यू विल अंडरस्टैंड कि अकाउंटिंग फॉर का मतलब क्या है, और उसे तुम आराम से कर लोगे। सो समझ में आया पूरा पैसेज? स्ट्रेंजेंट, स्ट्रेंजेंट मतलब कैलस नहीं होता है। स्ट्रेंजेंट मतलब होता है बेसिकली बहुत स्ट्रिक्ट, ठीक है। जरूरी नहीं कि स्ट्रिंजेंट तुम्हारा अनइमोशनली हो, ठीक है, या फिर जिसके अंदर कुछ फीलिंग नहीं हो पाए। दिखाता हूँ मैं तुम्हें। देखो कैलस का मतलब लिखा हुआ है कि नॉट केयरिंग अबाउट द फीलिंग्स और सफरिंग ऑफ अदर पीपल, और हिंदी में पढ़ना हो तो बहुत सही लिखा है कठोर हृदय वेद बेदर्द निष्ठुर संवेदनाहीन, तो जो मतलब फीलिंग नहीं करता तो उसे बोलते हैं कैलस। तो दिस इज हाउ हमने आज 2 आरसी सॉल्व किए, ग्रेट। 1.5 घंटा लगाया लेकिन 2 आरसी सॉल्व किए, कोई नहीं। अब ना तुम्हारी स्पीड फास्ट हो जाएगी कल से। कल से क्या करेंगे, एक तो आज 9 तारीख है, SBI का एग्ज़ाम मेरा 20 तारीख को है, तुम्हारा आई थिंक 21 या 20 में से एक दिन होगा, तो हमारे पास ना 10 दिन ही बचे हैं प्रोबेबली। तो हम क्या करेंगे, ये 15 तक हमारी डेली क्लासेस चलेंगी, ठीक है। 15 तक हमारा टारगेट रहेगा 1 घंटे डेली पढ़ें, ठीक। एंड कल से हम 3 पैसे सॉल्व करेंगे। कॉन्सेप्ट्स कम है कल से, क्योंकि प्रीलिम्स पे टारगेट करना है फिलहाल तो मुझे, ताकि तुम्हारी स्पीड बढ़ जाए। तो कॉन्सेप्ट्स कम रहेंगे, स्पीड बढ़ाएंगे जो जो अभी तक हमने सीख लिया, ठीक है। और तो डेली हम लोग 3 पैसे सॉल्व करेंगे, टारगेट वुड बी 20 मिनट्स, ठीक है। 20 मिनट्स हम यूट्यूब पे डिस्कशन करेंगे, ताकि क्योंकि मैं बताऊंगा अभी, ठीक है। उसके बाद में हम आधे घंटे की क्लास करेंगे टेलीग्राम पे शाम को अराउंड 5 बजे या 6 बजे के आसपास। तब हम लोग 2 आरसी सॉल्व किया करेंगे डेली, ठीक है। वो आरसी टेलीग्राम पे होंगे, क्योंकि बेसिकली आई वॉन्ट टू सी कि तुम सही कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो तुम्हारी मेथडोलॉजी से। यहाँ पे मैं सिखाऊंगा 1 घंटे में, और वहाँ पे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। कूल, डेली 5 बजे आरसी सेशन के लिए मिलते हैं। उसके बाद में हम आधे घंटे की क्लास करेंगे टेलीग्राम पे शाम को अराउंड 5 बजे या 6 बजे के आसपास। सो इफ़ यू ऑल्सो वॉन्ट टू ज्वाइन, जो भी देख रहा हो इस वीडियो को, अगर तुम्हें टेलीग्राम ज्वाइन करना हो तो सर्च एड लॉजिक, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से भी डायरेक्टली जाके ज्वाइन कर सकते हो, आपको एड लॉजिक सर्च ना करना हो। सो ठीक है, सी यू देयर। आप ज्वाइन करिए हमें, एंड वी विल कंडक्ट द क्लासेस। चलो ठीक है, मयंक, लेट्स कनेक्ट फॉर 2 मिनट्स ऑन टेलीग्राम। आई वांट टू टेक ए फीडबैक कि हाउ वाज दिस सेशन, तुम्हारी चीज़ें इंप्रूव हो रही कि नहीं हो रही, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है आरसी में कि नहीं बढ़ रहा है, ठीक है। चलो बाय बाय।